नमस्कार छात्रों, मैं विशाल आपके अपने चैनल रोजगार विद विशाल एसएससी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के रेलवे एनटीपीसी यूजी के सारे पीवाईक्यू 47 क्वेश्चन आपके आ रखे हैं केमिस्ट्री से जो पूछे गए हैं। ठीक है, 47 के 47 क्वेश्चन एक वीडियो में ही इसमें कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील डुबोने पर आयरन कॉपर को प्रतिस्थापित क्यों कर देता है ना। ऑप्शन नंबर आपका आ गया 4। आयरन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, है ना। इसकी व्याख्या भी लेकर आया हूं मैं। आयरन यानी कि आयरन हो गया Fe, कॉपर हो गया आपका Cu से अधिक क्रियाशील होते हैं। जो आयरन होते हैं आपके कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, फिर एक इनकी समीकरण है, विस्थापन का रखा मैंने से FeCuSO4 को, देखो Cu को विस्थापित किया मैंने FeSO4 से। ठीक है, चलो अब नंबर 2 आ गया। श्वेत स्वयं फोटोग्राफी में किन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? AgCl और AgBr का। किसका किया जाता है? श्वेत स्वयं फोटोग्राफी में AgCl, ठीक है, और AgBr का। AgCl तथा AgBr सवेद प्रकाश संवेदी यौगिक है। प्रकाश पड़ने पर ये सिल्वर में बदल जाते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की अभिक्रिया का सही कारण क्या है? तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, व्याख्या है इसकी। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अक्रियाशील धातु को उसके लक्षण से विस्थापित यानी कि अलग कर देती है। ठीक है, हाँ जी। अब आएगा, लोहे की कील पर लाल भूरे रंग की परत जमना क्या दर्शाता है? तो तुम्हारे दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया, जिससे कॉपर कीलों पर जमता है। ठीक है, देखो CuSO4 से कॉपर निकालकर लोहे की कीलों पर जम जाता है तथा FeSO4 बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आघात वर्धीय तथा ऊष्मीय एवं विद्युत का सुचालक है? बेरियम। कौन है? बेरियम। बेरियम को बोलते हैं Ba। बेरियम एक धातु है। धातु सामान्य आघातवर्धीय तथा ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होती है। ठीक है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अधिक तीव्र अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड ऑक्सीजन तथा गैस इतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है कि हाइड्रोजन तुरंत पर्वजलित हो जाती है? कौन करती है वो? पोटेशियम। कौन करती है? पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम अभिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम ना अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करके KOH H2 तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है पोटेशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। स्थिर तापमान पर गैस के दबाव और आयतन के बीच संबंध किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? बायल का नियम। किसका है? बायल का नियम। व्याख्या, बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब आगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें क्या था? ए सॉल्यूशन इज पैरिड बाय dissolving 15 g of salt in 585 g of water। ठीक है, कैलकुलेशन द मास परसेंटेज द सॉल्यूशन, यानी कि आपको परसेंटेज में सॉल्यूशन बताना है। ये मास दे रखा है इसका, आपको राइट आंसर आएगा 3.2.5 सही आंसर है। ठीक है, ये मैंने इसका व्याख्या दे रखा, कुल द्रव्यमान 15। ठीक है, 585 जोड़ते जाएगा, टोटल 600 हो जाएगा। फिर हम 600 को 15 से भाग करके गुना 100 से करेंगे, 2.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य की गैसीय अवस्था का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? कौन है? नगण्य अंतर आवरणिक बल तथा उच्च संपीड़ितता। देखो इसमें कहा द्रव्य की गैसीय अवस्था का एक विशिष्ट अभिलक्षण, तो नगण्य आंतरिक आणविक बल और उच्च संपीड़ितता। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, जो गैस के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें आकर्षण बल ना सबसे कम होता है तथा संपीड़ितता उनकी सबसे अधिक होती है। ठीक है, गैस की।
अब आगे तुम्हारा गन्ने के रस से क्रिस्टल शर्करा के उत्पादन में शर्करा को सांद्र विलयन सिरप के ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्रिस्टलीकरण। क्या है? क्रिस्टलीकरण। ठीक है। सांद्र विलयन से शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण करण कहलाती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनता है? क्षारीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसका होता है फॉर्मूला NaOH। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। यह जल में घुलकर OH माइनस आयरन देता है जिसे विलयन क्षारीय हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक उदासीनकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? उदासीनकरण। तो तुम्हारे ऑप्शन नंबर आ गया 2 इसमें, है ना आंसर। HCl प्लस NOAH से अगर हम वो करेंगे अभिक्रिया से, इसका उत्पाद हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। जो अम्ल और क्षार की क्रिया होती है ना, उनसे लवण नमक को भी बोलते हैं, वह जल बनते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण देखो हमारे ना पीएच वैल्यू होती है। देखो 1 से 6 तक हमारी पीएच वैल्यू अम्ल होते हैं। ठीक है। 7 में हमारा उदासीन होता है, 7 की पीएच वैल्यू पानी की होती है हमारी। ठीक है। और 7 से 14 हमारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ये हमारे जीवन की पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। 1 से 6 तक अम्ल। ठीक है। और 8 से 14 तक हमारे पास में क्षार, 7 हमारा होता है उदासीन। ठीक है। देखो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं क्षार। कौन करते हैं? क्षार। देखो क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। क्षार विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, और जबकि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है। मैंने आपको पीएच मान बता दिया। तो देखो पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर 7 से कम होगा तो विलयन हमारा कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। देखो 7 से कम अम्लीय। ठीक है। 7 हमारा उदासीन होता है। ठीक है। और 7 से अधिक हमारे पास में कौन सा होता है? क्षारीय होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका है। दांतों की सड़न कब शुरू होती है? जो हमारे दांतों का पीएच मान होता है ना 5.56 से 5.5 तक के बीच में होना चाहिए। अगर इससे 5.5 से आपका कम हुआ ना, तो आपके मुंह में ना सड़न उत्पन्न हो जाएगी। दांतों का जो इनेमेल होता है ना, ये ऊपर जो आपके ये रेड रेड सी परत होती है, देखो इनेमेल, ये घुलने लगता है तथा दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। ठीक है। अब आगे निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक इनमें से देखो एक प्राकृतिक यानी खुद से हो रहा, प्लांट से हमारे, तो कौन हो रहा? वो हल्दी तो हो रही है, हल्दी, है ना। देखो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। यह क्षारीय विलयन में लाल भूरी हो जाती है, जबकि अम्लीय विलयन में पीली रहती है। यानी कि जो ये तुम्हारी हल्दी है अम्ल में रहेगी तो आपकी कैसी रहेगी? पीली रहेगी। और क्षारीय विलयन में लाल और भूरी हो जाएगी। ठीक है। अब आगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो इसमें H प्लस या H3O प्लस तथा अन्य आयरन उपस्थित होते हैं। अम्ल इसमें अम्ल का जलीय विलयन विद्युत सुचालक क्यों होता है? यानी कि जो अम्ल है तुम्हारा वो जलीय में विद्युत सुचालक क्यों होता है, ये बताया गया। इसमें ना H प्लस हमारे आयरन होते हैं, अन्य आयरन उपस्थित होते हैं। ठीक है। देखो जल में घुलकर आयन बनाते हैं, यही आयरन विद्युत धारा का प्रभाव संभव बनाते हैं। ठीक है। अब आपका क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है। क्षार का स्वाद हमारे पास में कड़वा होता है। ठीक है। देखो क्षार का स्वाद हमारे पास में कड़वा होता है। जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल हमारे खट्टे होते हैं। देखो मैं अम्ल बता देता हूँ। अम्ल में ना मतलब दो तीन चीज ऐसे अम्ल में आते हैं, जैसे खट्टी चीजें अम्ल में आती है, जैसे संतरा हो गया, तुम्हारे कटारे हो गए, है ना, इमली होगी, आपके नहीं अम्ल हो गया। ठीक है। क्षार ना, क्षार कड़वा होता है। इसका पीएच वैल्यू भाई 7 से ज्यादा होता है, वो क्षार होता है। ये हमेशा कड़वा होता है। अम्ल में कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चख भी नहीं सकते, जैसे तेजाब वगैरह, ये भी अम्ल में ही आते हैं। ठीक है। ये याद रखना आप। देखो अधिकांश क्षार कड़वे स्वाद के होते हैं तथा इन्हें छूने पर साबुन के जैसे चिकने लगते हैं, जो आपके क्षार होते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रबल अम्ल है?
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें जो प्रमुख अम्ल है तो कौन सा, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक जल में लगभग पूर्णतः अनियंत्रित हो जाता है, इसीलिए इसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो ये विलयन कैसा होगा, मैं आपको बता चुका पहले ही। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो कैसा है, उदासीन है, उदासीन है। ठीक है, तो उदासीन यानी कि 7 पीएच मान किसका होता है, पानी का होता है, हमारी किसका होता है, पानी का होता है। ठीक है, देखो व्याख्या है, पीएच मान 7 का अर्थ है H+ और OH- आयन की सांद्रता बराबर है, इसीलिए विलयन उदासीन होता है। ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चलान क्यों करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया इसमें, इनमें मुक्त आयन H3O+, H+ तथा अन्य आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अम्ल जल में घुलकर आयन बनाते हैं, यही आयन विद्युत धारा का संचालन करते हैं। ठीक है, अब आ गया एंटासिड। एंटासिड पेट की अम्लता को कैसे कम करता है। एंटासिड तो अमाशय यानी कि हमारा पेट होता है, पेट में मौजूद अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके, देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। ये बता, एटासिड पेट की अम्लता, एसाटिड एटासिड यानी कि तुम्हारे क्षार की बात कर रहा। अगर आपके पेट में क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि 7 से ज़्यादा हो गया, आपका पीएच मान 8 9 10 हो गया, तो आप क्या करते हो, आप ना अम्ल लेना पड़ते हो, जैसे अम्ल खाना पड़ेगा आपको, अम्ल लोगे आप, अगर अम्ल लोगे तो वो क्या करेगा, आपको उदासीन कर देगा, है ना, यानी इक्वल कर देगा। तो आपके देखो अमावस्या में पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है, वो आपको उदासीन कर देगा, तो आपकी जो जलन हो रही है वो क्या, खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो एंटासाइड क्षारीय पदार्थ के होते हैं जो अतिरिक्त HCl को उदासीन, है ना, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आपके पेट के अंदर, उदासीन करके अम्ल से को राहत देता है, वो उसको उदासीन करके अम्ल से राहत देता है। ठीक है, अब आगे आपका, नींबू के रस में अम्ल की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे। तो किसका करेंगे हम, लिटमस पेपर का। अगर हम अम्ल चेक करेंगे नींबू के रस में, नींबू का रस कैसा है, खट्टा है, लिटमस पेपर का उपयोग करेंगे हम। लिटमस पेपर अम्ल व क्षार की पहचान करने वाला सूचक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। हाइड्रोजन आयन को सदैव किस रूप में दर्शाया जाता है, जिसे H3O+ के रूप में निरूपित किया जाता है। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, क्या है, हाइड्रोनियम आयन। देखो जल में H+ स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, बल्कि जल के अणुओं से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 25, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो NaCl और H2O के साथ कौन सा उत्पाद बनता है, कौन सा बनता है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड, कौन सा बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो व्याख्या, अम्ल और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया से लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनती है। ठीक है, ये मैंने अभिक्रिया लिया HCl NaCHO3, ये हमने क्या ले लिया, अभिकारक, इनसे उत्पाद मेरा क्या बना, NaCl प्लस H2O यानी कि लवण बना, फिर जल बना, जल फिर क्या बना मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने नीचे समीकरण लिख दिया आपके लिए। निम्नलिखित में किस पदार्थ के जलीय विलयन होने से सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के कारण विलयन अम्लीय हो जाता है, किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण। ठीक है, व्याख्या है इसकी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल H2O3 बनाता है, जिसे विलयन अम्लीय हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट का सही सूत्र लिखिए। देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो Al2SO4 3, ठीक है, Al3+SO4 2- आयनों के संयोजन से आवेश आवेश संतुलन के अनुसार Al2SO4 3 बनाता है। ठीक है, अब आ गया, वसा, जब वसा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके साबुन और गिलासराय, है ना, गिलसराय
बनाती है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया। व्याख्या: वसा या तेल NaOH के साथ अभिक्रिया से साबुन और ग्लिसराय बनते हैं, इन्हें साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किया जाता है एंटनी लवाइजियर को। किसे? एंटोनी लवाइजियर को दिया जाता है। एंटोनी लवाइजियर ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सिद्धांत दिया था, जिनके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान परिवर्तित रहता है। ठीक है। अब आ गया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को मिलाने पर सफ़ेद दही जैसा पदार्थ बनता है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया जिससे घुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाता है। ठीक है। BaCl2 Na2SO4 की अभिक्रिया से सफ़ेद रंग का अघुलनशील बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनाता है। यह अवक्षेप अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। आटा और आलू का प्रमुख स्टार्च घटक स्टार्च एक बहुशर्करा स्टार्च को पानी के साथ गर्म करने पर कौन सी प्रक्रिया है? तो कौन सी है? जेलेनिटीकरण, यानी इसे जेलीकरण भी बोलते हैं। ठीक है। टॉर्च को पानी के साथ, यानी कि देखो स्टार्च को पानी के साथ गर्म करने पर उसके कण पानी को अवशोषित करके फूल जाते हैं और गाढ़ा जेली जैसा पेस्ट बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को जेलिस्टीकरण या जेलीकरण कहते हैं। ठीक है। इसका उपयोग सॉस, सूप, हलवा तथा अन्य खाद्य पदार्थ को गाढ़ा बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों का माध्यात्मिक अध्ययन को संदर्भित करता है? कौन करता है? स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री स्टाइकियोमेट्री रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादनों की मात्रा का अध्ययन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल भौतिक परिवर्तन है? कौन सा है? क्रिस्टलीकरण। कौन है? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में केवल अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बदलता। ठीक है। कौन सा नियम बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादन के द्रव्यमानों का योग समान रहता है? कौन बताता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। यानी कि जो तुमने अभिकारक और उत्पादन, अभिकारक क्या होता है? जो तुमने अभिकारक लिया, उत्पाद यानी कि उनसे मिलकर बना। ठीक है। ये अभिकारक उत्पाद होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान न तो बनता है न ही नष्ट होता है। ठीक है। अब आगे तुम्हारा, ठीक है, उप उप उपचय उपच योपच अभिक्रिया में ऑक्सीकरण में क्या शामिल होता है? तो क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉनों का निकासन, निकासन यानी कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना। ठीक है। अब आगे व्याख्या। ऑक्सीकरण का अर्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह करने पर बनने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। देखो, नमक के घोल के विद्युत अपघटन से NaOHCl तथा H2O प्राप्त होते हैं। ठीक है। Ba बेरोलियम क्लोराइड Cl2 और NaSO4 को मिलाने पर सफ़ेद BaSO4 क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अवक्षेप। ठीक है। अवक्षेप अघुलनशील ठोस पदार्थ बनने पर उसे अवक्षेप कहते हैं। देखो, अवक्षेप क्या होता है, मैं आपको अवक्षेप समझा देता हूँ। ये थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, यानी अवक्षेप उसे बोलते हैं। जैसे आपने पनीर देखा होगा, आपने मतलब पनीर बनाओ, आप दूध से पनीर बनाओ नींबू निचोड़ के, उसमें जो आपका पानी है वो ऊपर रह जाएगा, जो आपकी ठोस पदार्थ है पनीर वो नीचे बैठ जाएगा। जो नीचे बैठा है ठोस पदार्थ, इसी को हम, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक है। अब आगे आपका रासायनिक अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्रिक गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आवश्यक है? कौन सी है? संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक में अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा, मोल, द्रव्यमान, आयतन की गणना की जाती है तथा गणना केवल संतुलित रासायनिक समीकरण के आधार पर ही सही ढंग से की जा सकती है, क्योंकि इसमें अभिकारकों और उत्पादों का सही मोल अनुपात ज्ञात होता है। ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण एक अबिंदु स्रोत है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 शहरी झंझा नीर अपवाह। ठीक है, शहरी वर्षा जल का बहाव अनेक स्थानों से प्रदूषित लाता है, इसीलिए नॉन पॉइंट स्क्वायर है ना। कनिकीय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 धूल एवं फ्लोराई गैस रोकने हेतु वस्त्र निषादक का उपयोग। ठीक है, व्याख्या धूल एवं फ्लाई ऐश के कणों को प्रभावी ढंग से रोकता है, इसीलिए उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी गैस योगदान देती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। यह वायुमंडल में जलवाष्प और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यही अम्लीय वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, जिससे मिट्टी, फसल, स्रोत और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा से अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं इसी को बता चुका। देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। आवर्त सारणी में किस समूह में नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? हमास, आयरन, ऊर्जा और वर्तमान परमाणु आकार। ठीक है, नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ाता है तथा आयन ऊर्जा घटती है, इसीलिए धात्विक गुण बढ़ते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? ये समान रहती है। क्या परिवर्तन होता है? ये समान रहती है। एक ही समूह में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 एक ही समूह के तत्व समान रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ गया आपका 1 समान संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण उनकी रासायनिक अभिक्रिया समान रहती है या होती है। उत्कृष्ट गैस सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक रूप से अभिक्रिया क्यों होती है? पूर्णत भरा हुआ संयोजकता कोष के कारण। ठीक है, उत्कृष्ट गैस का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक्स कोष पूर्ण होता है, इसीलिए वे स्थिर एवं लगभग अभिक्रियाहीन होती है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका हो गया 47 उत्कृष्ट गैसें कक्ष ताप पर गैस के रूप में क्या पाई जाती है, जबकि होलोजन ठोस द्रव या गैस हो सकते हैं। उत्कृष्ट गैस में दुर्बल अणुक बल होते हैं। व्याख्या क्या होगी इसकी? उत्कृष्ट गैस के परमाणु के बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, इसीलिए वे सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही आपके पास में अच्छी अच्छी वीडियो मेरी आती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।